देखिए, जो हालात बने हुए हैं जौनपुर के, मैं तो कहूँगा कि यहाँ एक राजनीति की प्रयोगशाला के तरीके से राजनीतिक दलों ने खेल किया है। सारा घटनाक्रम आपको मालूम है, टिकट मिलने, कटने, नामांकन होने, अब जनपद की दोनों सीटों में 14-14 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो पहली चीज़ तो ये संख्या ही लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। मुख्य पार्टियों के अलावा छोटी पार्टियों के सिंबल लेकर आए लोग, इसके बाद निर्दल, फिर नोटा साथ में है ही है। कुल मिला के इतने बड़े मतपत्र पे मतदान करने का, ईवीएम पर अपने चिन्ह को खोजने का, ये मतदाताओं के लिए एक नया मौका होगा, नया वो होगा। इतनी ज़्यादा तादाद में चुनाव लड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। मज़े की बात है कि जो निवर्तमान सांसद थे, दोनों जौनपुर संसदीय क्षेत्र से और मछली शहर संसदीय क्षेत्र से, दोनों ही मैदान में हैं और उसी पार्टी से मैदान में हैं। तो मैं चर्चा जो अपने निवर्तमान सांसद है दोनों की करके चलूँगा। देखिए, सांसद जब 5 साल गुजार के फिर वोट मांगने आता है तो जनता उसकी पिछले काम को देखती है, उनका मूल्यांकन करती है, उस आधार पर निर्धारण करती है। फिर ये निर्धारण ये इस हिसाब से होता है कि कौन और लड़ रहा है। जौनपुर संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 3 प्रमुख पार्टियों से 3 उम्मीदवार यहाँ पर हैं और तीनों ही एक तरीके से कहा जाए तो जनता के लिए उन तीनों को चुनना में से एक चुनना बड़ी बात होगी, बड़ा उनके लिए बड़ा खुद एक परीक्षा देने जैसी बात होगी। बड़ी तेज़ी से लोग धर्म और जाति के आधार पर मौजूद मतदाताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, लेकिन मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। मैं आपको ये बता दूं कि हर पार्टी के अपने प्रतिबद्ध मतदाता होते हैं। एक तो वो प्रतिबद्ध होते हैं जो नीतियों और विचारों, आपके कार्यक्रमों से आपके साथ जुड़ते हैं। दूसरे प्रतिबद्ध वो होते हैं कि वो उन्हीं को वोट देंगे। ऐसे मतदाताओं की गिनती जाति और धर्म के आधार पर निर्धारित की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतदाताओं के लिए जौनपुर की दोनों सीटों के पर मतदान करने के लिए परीक्षा जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। आप देखिए, निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव बसपा से चुनाव जीतकर के सिंबल पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी ने इनको समर्थन किया था और ये सांसद बनकर पहुंचे थे। पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और जनता के बीच एक अच्छी छवि के नाम पर उन्होंने वोट लिया था। 5 साल उन्होंने कैसे गुजारे ये जनता बेहतर तरीके से जानती है, लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो सबसे बड़ी बात है। उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ने के बजाय जिस दूसरी पार्टी से के समर्थन पे चुनाव जीते थे, यानी समाजवादी पार्टी से, अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में काफ़ी गलबैयाँ की। उनका एक पत्र भी वायरल हुआ जब समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट ना देकर बाबू सिंह कुशवाहा, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, बसपाई रहे हैं, उनको टिकट दे दिया। बड़ा नाराज़ हुए। उन्होंने पत्र में शब्दों की गरिमा का भी ख्याल नहीं किया और बुरी तरह से भड़ास निकाली। मज़े की बात है कि वो पत्र निश्चित रूप से बसपा के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा होगा। बावजूद इसके धनंजय सिंह का नाम कटने, क्षमा कीजिएगा, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह का नाम काटकर उन्हें श्याम सिंह यादव को उसी बसपा ने उम्मीदवार बना दिया, जिसको कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर शोकॉज नोटिस जारी की जानी चाहिए थी या फिर उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए था। बसपा
का शीर्ष नेतृत्व इस मामले में बड़ा सख्त है। वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज हो जाता है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी मक्खी उसने कैसे निगल ली, ये बहुत बड़ी बात है। अब जो सवाल मैं लेकर आया था वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रतिबद्ध मतदाता है बसपा का, दिमागी रूप से विश्लेषण करने वाला है, पहली कैटेगरी का, जो नीतियों के आधार पर बसपा को वोट देता है, उसके लिए परीक्षा की घड़ी होगी श्याम सिंह यादव को वोट देना। ये बात दूसरी है कि शीर्ष नेतृत्व के कहने पर वो वोट देने जाए और बसपा को दे दे। कई मतदाता इन स्थितियों में वोट देने ही नहीं जाते, मतदान पर प्रतिशत गिरेगा। कृपा शंकर सिंह के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कैटेगरी के मतदाता कृपा शंकर सिंह को वोट देने में निश्चित रूप से वो करेंगे जो नीतियों में, पार्टी की नीतियों में और उनके कार्यक्रमों में विश्वास रखते हैं। तकरीबन बाबू सिंह कुशवाहा की भी वही बात है। वो समाजवादी पार्टी को बराबर भला बुरा कहते हुए आए हैं और उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि इसी जौनपुर में, जहां वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के से जुड़े मतदाताओं से वोट मांगेंगे, उन्होंने काफ़ी भला बुरा कहा है। तो ये अब जब सारे प्रत्याशी सामने आ गए हैं तो ये परीक्षा की घड़ी आ गई है हमारे मतदाताओं के लिए, और ख़ासकर उन मतदाताओं के लिए जो बहुत प्रतिबद्ध हैं। तीनों ही पार्टियों के मेन उम्मीदवारों के प्रति उनको नाउम्मीदी मिली है उम्मीदवारों को लेकर। ऐसा नहीं है कि वो वोट जाएंगे देने या विरोध में देंगे, लेकिन तीनों ही पार्टियों की जो प्रतिबद्ध मतदाता की ये कैटेगरी है, ये वो है, उसको हम महसूस कर रहे हैं कि वो काफ़ी, अगर नाउम्मीद हुआ है तो मतदान के मोह से दूर होगा। उसके अंदर वो बात नहीं दिख रही है। मैंने लोगों से बात किया, लोगों से समझा इस चीज़ को, तब मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो कहता है चलो भाई दे आएंगे। चलो भाई दे आएंगे का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वोट का जो मतदान का जो जोश और उमंग होनी चाहिए, सिर्फ एक पखवाड़ा रह गया है, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। इसके पीछे मुख्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों द्वारा, जो यहाँ के प्रमुख दल हैं, उनका इस तरीके का व्यवहार है। तकरीबन मछली शहर की बात थोड़ी सी दिगर ज़रूर है। निवर्तमान सांसद बीपी सरोज मैदान में उसी सिंबल से उतरे हैं, तो इससे ये लगता है कि वहाँ पर वो मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। जो कुछ उन्होंने किया है और जो कुछ उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है, उसका हिसाब किताब उन्हें देना ही पड़ेगा। और मतदाता उनके नाम पर मोहर लगाने के पहले इस बात को ज़रूर सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि क्या है। दूसरी सांसद समाजवादी पार्टी की से जुड़ी हुई पूर्व सांसद तूफानी सरोज की पुत्री मैदान में उतरी हैं और पिता के नाम पर उन्हें और पार्टी के नाम पर मतदाता उनके पक्ष में वोट करेंगे। जातिगत आधार पर वहाँ पे ही निष्कर्ष निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पंजाब सरकार के प्रमुख अधिकारी रहे ब्यूरोक्रेट बसपा प्रत्याशी कृपा शंकर सरोज भी पार्टी के नाम पर और अपनी छवि के नाम पर वोट मांगेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि बहुत ही ज़ोरदार और बढ़िया मुकाबला देखने के लिए तैयार रहिए। लेकिन ये ज़ोरदार मुकाबला अगर जो प्रतिबद्ध मतदाता हैं उनकी निराशा को देखते हुए लगता है कि मतदान प्रतिशत बहुत कम होगा, अच्छा नहीं रहेगा, गर्मी का भी असर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हार जीत बहुत नज़दीक की होगी। अगले 15 दिन आप सब उसका लुत्फ़ उठाइए और उस आपके वोट देने के 10 दिन बाद अपने रिज़ल्ट को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।